मैं इससे पहले आपको मैंने वीडियो बनाई थी किंगडम फंजाई, तो वो पार्ट 1 था। तो उसमें कुछ जो शेष भाग था वो यहाँ पर है। इसमें जो कवकों में कायिक जनन और कवकों में अलैंगिक जनन, दोनों जनन के बारे में ये वीडियो बनाई है। इसमें बाद भी कवकों में अलैंगिक जनन बचता है, वो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। ये ज़्यादातर वीडियो जो है क्लास जो है 11वीं की है, और इंटर में इसमें पहला पादपों में जनन जो है उस पार्ट में भी ये लिंक करती है। इसमें मैंने आपको ये नोट्स के बारे में, जैसे ये तीर लगा कर रखे हैं, कुछ ऐसा लिखा है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है कंपटीशन में भी आते हैं। आप लोग अभी आगे जैसे बी फार्मा, डी फार्मा ऐसे कंपटीशन नीट वगैरह देते हैं, तो उनमें भी ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और यूपी बोर्ड के आधार पर या हमारे होम एग्जाम के आधार पर इनमें छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, वो मैंने इनको तीर लगा करके अलग कर रखा है, जिससे कि आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी साथ साथ होती रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे पहला कवकों में कायिक जनन, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो कवकों में जो कायिक जनन वो 3 प्रकार का होता है। एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा अलैंगिक जनन और तीसरा लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन जो कवकों में कायिक जनन है, यह निम्न प्रकार का होता है। तो इसमें जो भाग, इससे पहले इतना जानना जरूरी है कि कवकों के जो भाग होते हैं, यानी कायिक भाग यानी सोमेटिक पार्ट जो होते हैं, उनके टूटने पर और वो अनुकूल परिस्थिति मिलने पर एक नए कवक को जन्म देते हैं। तो यहाँ पर 2 वर्ड बार बार आएंगे, एक तो अनुकूल परिस्थिति और एक प्रतिकूल परिस्थिति। अनुकूल परिस्थिति का मतलब होता है जिस समय वायुमंडल का तापमान यानी कि मौसम और ताप, जल और ये जब सब और वायु, ये सारी परिस्थितियाँ उस पौधे के अंकुरण के लिए अनुकूल होती हैं, तो इसे कहते हैं अनुकूलतम वातावरण। प्रतिकूल का मतलब होता है इनमें से कोई भी परिस्थिति, जल, वायु और ताप, अगर तीनों में कॉम्बिनेशन सही नहीं है उस पौधे के अनुकूल, उसके अंकुरण के लिए, तो वह परिस्थितियाँ या उसके सर्वाइव करने के लिए, उसके वृद्धि और विकास के लिए, तो वह स्थिति क्या होती है? प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती है। तो यहाँ पर 2 स्थितियाँ ये बार बार चर्चा हुई, इसलिए आपको मैंने बता दिया अनुकूल परिस्थिति क्या होती है और प्रतिकूल परिस्थिति क्या होती है। तो पहला शब्द आया यहाँ पर खंडन। कायिक जनन में पहला है खंडन या फ्रेगमेंटेशन। तो खंडन का मतलब टूटना से मतलब है, यानी कवक सूत्र, कवक के अंदर हाइफा होता है, इनमें जड़तना पत्ती नहीं पाई जाती, पौधा जो है शाखाओं में विभक्त नहीं रहता। शाखाओं में जो है शाखा, जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं रहता, इसलिए हम इसको थैलस कहते हैं। सही है। तो कवक सूत्र जो इसका हाइफा है वो खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड एक नए पौधे को जन्म देता है। कवक को जन्म देने की क्षमता रखता है कब? अनुकूल परिस्थिति मिलने पर। तो इसका एग्जाम्पल म्यूकर और राजोपस है। जैसे ये कवक का मैंने हाइफा लिया, इसके टुकड़े कर दिए, तो ये हाइफे के ये टूटे हुए खंड है, इन खंडों से ये खंड जो है प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति मिलने पर एक कवक को जन्म देने की क्षमता रखते हैं। तो इस प्रकार का जनन कायिक जनन कहलाता है खंडन। दूसरा आता है विखंडन, फ्यूजन। इस प्रकार के जनन में कोशिका कैसे यूनिसेलर कवकों में मिलता है, यानी कि जिनका सारे संपूर्ण जैविक क्रियाएं एक कोशिका में निहित रहती हैं, तो ऐसे कवक जो है यूनिसेलर कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल इसमें ईस्ट में दिया है, तो इसकी ये कोशिका है, तो इसके अंदर जो विभाजन क्रिया होती है, तो विभाजन में साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस 2 क्रिया होती हैं, जिससे सेल्स जो है 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। उसका केंद्रक भी साइटोप्लाज्म साइटोकाइनेसिस क्रिया में डिवाइड होता है और कैरियोकाइनेसिस क्रिया में उसका केंद्रक डिवाइड हो जाता है। तो ये सेल जो है अनुकूल परिस्थिति मिलने पर एक नए कवक को जन्म देने की क्षमता रखती है। नए कवक से मतलब कोई जिसका उदाहरण जो है ईस्ट, इससे। दूसरा मोकुलन, बड़ी ईस्ट की जो ईस्ट है यूनिसेलर है, इसकी प्रत्येक कोशिका से आउटग्रोथ निकलती है बड़ी के रूप में। जैसे ये आउटग्रोथ निकली है, और ये कौन सेल हो? ये मदर सेल हो गई। मदर सेल से आउटग्रोथ निकली और मातृ कोशिका से क्या हो गई? ये पृथक हो गई। तो एक नए ईस्ट को जन्म देने की क्षमता रखती है। तो ईस्ट में ये जो मुकुलन है
वो एक्सोजीनियस बडिंग कहलाता है। ऐसे यहाँ एंडोजीनियस है। एंडोजीनियस का मतलब था जब आउटग्रोथ अंदर की ओर हो, तो ये रिक्सिया मार्केंसिया में ऐसा पाया जाता है। मैंने इंटर में यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा ये वर्ड, तो बडिंग में, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया। तो मतलब दो प्रकार का हो गया, एक्सोजीनियस बडिंग और एंडोजीनियस। एक्सोजीनियस का उदाहरण आपके सामने ईस्ट है और एंडोजीनियस का उदाहरण जो है मार्केंसिया रिक्सिया है। तो अगला शब्द आता है स्क्लेरोसिया। स्क्लेरोसिया के द्वारा कवकों में जो कायिक जनन होता है, तो ये कवक तंतु में प्रतिकूल परिस्थिति बनती। कब बनते हैं ये? प्रतिकूल परिस्थिति। प्रतिकूल परिस्थिति में बताया जैसे आपको पौधों के लिए अनुकूल आवश्यक परिस्थितियों के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? जल और वायु और साथ में और ताप। तो प्रतिकूल परिस्थितियों बनते हैं, इनके ऊपर एक रक्षात्मक रिंग पाया जाता है, मोटी सी एक परत बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? रिंग। ये किनारे ऐसे मोटे हो जाते हैं, इसे हम रिंग कहते हैं। और जो अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित होकर के नया कवक जाल बनाते हैं। ठीक है। तो अगला आता है राइजोमार्क। राइजोमार्क को इसमें कवक तंतु कैसे होते हैं? रस्सी के समान गुथे रहते हैं आपस में। तो उनमें से उनके अंदर केवल एक बिंदु होता है जिसे वृद्धि पॉइंट कहते हैं, ग्रोथ पॉइंट कहलाता है, वृद्धि बिंदु होता है, जो अनुकूल परिस्थिति मिलने पर एक नए कवक जाल बनाने की क्षमता रखता है। बार बार अनुकूल परिस्थिति आ रही है, तो एग्जाम्पल इसका क्या है? मशरूम। ये जैसे गद्दी नुमा हो जाते हैं, खाद्य पदार्थ संचित कर लेते हैं और गोलक के रूप में हो जाते हैं। तो एग्जाम्पल क्या? अब आता है कवकों में अलैंगिक जनन। ये तो कायिक भागों में था, ये भी कायिक भागों में। अलैंगिक जनन में केवल एक ही प्रजनक कौन एक होता है, तो उसका पौधे का कोई विशेष भाग क्या करता है? स्पोर फॉर्मेशन का कार्य करता है। यानी पूरा बॉडी संपूर्ण पार्ट नहीं करता। जैसे इसमें कायिक जनन के अंदर पूरी प्लांट बॉडी कहीं से भी टूट जाए तो वो एक नए कवक को जन्म देने की क्षमता रखती थी। पर इसके अंदर क्या था? इसमें कोई विशेष भाग। तो अब यहाँ पर दिया है एसेक्सुअल प्रोडक्शन फंजाई में कवकों में अलैंगिक जनन स्पोर निर्माण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता? स्पोर। एक कोई हाइफा जो है फूल खाद्य पदार्थ को संचित कर फूल करके मोटा हो जाता है, तो उसे स्पोरेंजियोफोर कहलाते हैं। और स्पोरेंजियोफोर का ऊपर का भाग स्पोरेंजियम कहलाता है। स्पोरेंजियम के अंदर का भाग के अंदर साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन हो जाता है तो स्पोर बनते हैं। तो स्पोर प्रतिकूल परिस्थिति में बनते हैं। स्पोर कैसे होते हैं? दैहिक कोशिकाएं होती हैं, सोमैटिक सेल्स होती हैं। एक सेल जेनेटिक सेल्स होती है, दूसरी क्या होती है? सोमैटिक सेल्स। जेनेटिक सेल्स ज़्यादातर मैमेलिया हमारे पास बहुत सारे जंतुओं में पाई जाती हैं, जिनमें जेनेटिकल ऑर्गन जनन के अंग जननांग होते हैं, उनमें जेनेटिकल सेल्स पाई जाती है वहाँ पर। और ये दैहिक सेल्स सोमैटिक सेल्स जो होते हैं ये जननांग नहीं होते हैं। कोई एक विशेष कोशिका जो है वृद्धि कर देती है, फूल कर मोटी जाती है, जो जनन भाग होती है। तो सोमैटिक सेल्स बनते हैं, इन्हें माइटोस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक वर्ड यहाँ पे है माइटोस्पोर। तो माइटोस्पोर किसे कहेंगे? जब स्पोर किसी सोमैटिक सेल से वृद्धि करते हैं, बनते हैं, तो इन्हें कहते हैं माइटोस्पोर। तो माइटोस्पोर के उदाहरण ये हैं जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर, ओआइडिया और पुनेडिया। ये सब माइटोस्पोर है। नीचे की ओर क्या होंगे? माइटोस्पोर। एक तो स्पोर हो गया और अगला क्या हो गया? माइटोस्पोर। अब इसमें दिया है अंशसूत्री विभाजन मियोसिस द्वारा बनते हैं। क्या बनते हैं? मियोस्पोर। सही है? द्वारा देख लीजिए एक बार कि सोमैटिक सेल से क्या बनते हैं? माइटोस्पोर। और जब अंशसूत्री विभाजन होता है उन पार्ट विशेष पार्टों में, तो इनसे बनते हैं मियोस्पोर। तो मियोस्पोर के दो भाग हो गए, एस्कोस्पोर और एक बेसिडोस्पोर। दो एग्जाम्पल हो गए इसके। इसके बाद है उपरोक्त सभी प्रकार के कवक अनुकूल परिस्थिति मिलने पर नए कवकों को जन्म देते हैं। तो अनुकूल परिस्थिति मैंने आपको बताई थी कि अनुकूल परिस्थिति का मतलब होता है जल, वायु और तापमान। एक पौधे के लिए निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है, निश्चित वायुमंडलीय दाब की आवश्यकता है, वायु की दाब क्लाइमेट की आवश्यकता होती है, तो जल की भी आवश्यकता होती है। तो ये सब चीज़ें कैसे होनी चाहिए? एक ही उसके लिए अनुकूल होनी चाहिए पौधे के लिए। अगला इसमें दिया है उपरोक्त सभी प्रकार के कवक अनुकूल परिस्थिति मिलने पर नए कवक को जन्म देते हैं। तो नंबर 1
अलिंगजन में चल बीजाणु जू स्पोर, यानी कि ये फाइकोमाइसिटीज कंपोजिट कवक की ये फैमिली है, फाइकोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज कवकों में ये बनते हैं कौन, जू स्पोर। जैसे एग्जाम्पल दिया है सिनकाइट्रियम, और सिनकाइट्रियम में ये कैसे होते हैं, यूनिफ्लजरेट। यूनिफ्लजरेट का मतलब होता है जब किसी कवक के ऊपर एक कसार, हिंदी में कहते हैं कसार, यानी कि एक धागेनुमा संरचना पाई जाती है, तो वो यूनिफ्लजरेट कहलाता है। ठीक है। और तथा पाइथियम और स्पोरोलेजिनिया में ये कवक बाइफ्लजरेट होते हैं। जैसे ये इसके अंदर 2 कवक तंतु हैं, तो ये बाइफ्लजरेट होते हैं। जब इनके अंदर ये फ्लजला पाए जाते हैं तो ये क्या होता है, मोटाइल, एक वर्ड आता है यहाँ पर मोटाइल और नॉन मोटाइल। अगर स्पोर के अंदर फ्लैजला पाए जाते हो तो ये कहलाता है मोटाइल चल बीजाणु। अगर फ्लैजला नहीं होते हैं तो इसे हम कहते हैं नॉन मोटाइल, बस आ गई, अचल बीजाणु, बस आ गई। तो ये फ्लैजला है तो यूनिफ्लैजलेट एक है, 2 है तो बाइफ्लैजलेट। अगला है धानी स्पोर, यानी स्पोरेंजियोफोर, यानी कि कवक का कोई भाग जो जनन क्रिया में भाग लेता है, वो उसका शीर्ष भाग टिप है खाद्य पदार्थ को संचित कर या साइटोप्लाज्म की मात्रा को बढ़ा करके फूल करके मोटा हो जाता है, और फिर साइटोप्लाज्म स्पोरेंजियोफोर बनाता है, और फिर साइटोप्लाज्म में डिवीजन शुरू हो जाता है। तो इसे स्पोरेंजियम, और उस डिवीजन के बाद स्पोर का निर्माण होता है। तो हमने स्पोरेंजियोफोर में, स्पोरेंजियोफोर की बाल कैसी होती है, थिन बाल होती है और मोटाइल होते हैं, चल बीजाणु होते हैं। तो एग्जाम्पल हमने इसमें दिया म्यूकर और राइजोपस, सही है। तो देखिए ये स्पोरेंजियोफोर में ये कवक का एक पार्ट जो है, भाग का टिप भाग जो है फूल गया, फूल करके स्पोरेंजियोफोर बनाया, और विभाग में साइटोप्लाज्मिक डेवलपमेंट हुआ, और तो इससे स्पोरेंजियम बन गया, और जब उसमें डिवीजन हुआ तो स्पोर का निर्माण हो गया। अगला आता है क्लेमाइडोस्पोर। क्लेमाइडोस्पोर अगला तीसरे प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्लेमाइडोस्पोर बनते हैं उसमें। ये मोटी विधि वाले होते हैं और सुप्त होते हैं। सुप्त का मतलब होता है काफी लंबे समय तक ये प्रतिकूल परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। कवक तंतुओं की कुछ कोशिकाएं भोजन संचित करके क्या हो जाती हैं, फूल कर मोटी हो जाती हैं, और ये क्या बनाती है, क्लेमाइडोस्पोर बनाती हैं। ये कई वर्षों तक प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहते हैं। ये इस प्रकार के सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है। यही जो क्लेमाइडोस्पोर है, आप इंटर में जाकर पढ़ेंगे कि उसमें आपको अनुक्रमण शब्द आता है, कि जैसे देखें कि जब वर्षा का पानी आता है या कभी तेज हवा आती है, तो जो वनस्पति वहाँ पर नहीं है तो वो वनस्पति वहाँ पर अनुकूल परिस्थिति मिलने पर उगाती है। तो वो कहाँ से आती है, वो अनुक्रमण के कारण आती है। पहाड़ों पर जो पौधे पाए जाते हैं तो उनके जो स्पोर्स होते हैं वो वहीं गिर जाते हैं, और पानी के बहाव के साथ यहाँ तलहटी की तरफ आ जाते हैं, तो वो बाद में अनुकूल परिस्थिति मिलने पर अंकुरित हो जाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, अनुक्रमण कहते हैं। तो ये क्रिया भी अनुक्रमण की इसी वजह से होती है। तो अभी हमने आपको बता दिया क्लेमाइडोस्पोर। फिर आता है ओआइडियम। माध्यम, इनका जो माध्यम मीडियम है, जल कैसा हो, लवण व शर्करा की अधिकता होने पर, जब कभी परिस्थितियों में जब ये अंकुर जहाँ पर सर्वाइव करते हैं वहाँ पर जल और लवण में, जल के अंदर लवण और शर्करा की क्या हो, अधिकता होने पर, तो इस पर है म्यूकर और कॉम्प्रियनस नामक कवक में ओआइडिया बनते हैं। तो ये ओआइडिया कैसे, जैसे ये जो है ये निचला वाला भाग ओआइडियम कहलाता है, और इसके शीर्ष भाग से ये ओआइडिया अलग टूट जाते हैं, और ये ओआइडिया अनुकूल परिस्थिति मिलने पर नए कवक को जन्म देते हैं। इसके बाद आता है कुनेडिया। कुनेडिया में ये थिक वाल्ड होते हैं, थिक वाल्ड यानी मोटी भित्ति वाले होते हैं, मोटाइल होते हैं, यानी कि इनके अंदर फ्लैजला पाए जाते हैं, जिससे ये चल बीजाणु होते हैं, और एक्सोजीनियस स्पोर होते हैं, यानी कि इनके अंदर बाह्य वृद्धि, बाह्य आउटग्रोथ बनती है, वहाँ पर स्पोर बनते हैं, जो कवक सूत से पृथक होकर के कोनिडियोफोर बनाते हैं। तो ये इस प्रकार के ये कवक सूत बना हुआ है, और ये अगला शीर्ष भाग जो है गोल गोल पदार्थों को संचित करके गोल हो गया, थिक बाल हो गया, और क्या बना दिया, कोनिडिया बना दिया, और ये प्रत्येक कोनिडिया अनुकूल परिस्थिति मिलने पर नए कवक को जन्म देने की क्षमता रखता है। इसके बाद आता है, इसका एग्जाम्पल जो है पेंसिलियम और एस्परजिलस। अगला है
एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर ये मोटाइल स्पोर है। मोटाइल स्पोर का मतलब समझिए हुए चल बीजाणु। और एस्कस नामक विशेष कोषों में म्योसिस द्वारा बनते हैं। ये आगे के जो भाग है इसको एक मोटी सी परत बना लेते हैं सिस्ट, जहाँ साइटोप्लाज्म सूख जाता है तो एस्कस बना करके वो नामक विशेष कोष के अंदर या चैम्बर के अंदर, कैप्सूल के अंदर क्या होती है, म्योसिस क्रिया होती है, तब बनते हैं। तो कौन से, एस्कोमाइसिटीज के सैकेरोमाइसिस ईस्ट में ये बनते हैं। अगला शब्द आता है बेसिडियोस्पोर। अगला लिविंग जनन जो है बेसिडियोस्पोर के द्वारा है। ये कैसा, एक्सोजीनस और कैसा, म्यूस्पोर है। यहाँ पर आप पढ़ चुके हैं म्यूस्पोर और माइटोस्पोर। तो म्यूस्पोर है जो बेसिडियम से विकसित होकर के स्टेरिक मेटा पर बनते हैं। विकसित होकर के स्टेक मेटा पर, सॉरी वहाँ पर वो दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सा एक बार दोबारा बनाना पड़ेगा इधर पर। क्लेमाइडोस्पोर से दोबारा, सॉरी सुनने के बाद क्लेमाइडोस्पोर को मैंने यहाँ बता दिया था आपको। अब मैं एस्कोस्पोर के बारे में बता रहा था। ये मोटाइल स्पोर जो एस्कस नामक विशेष कोषों में म्योसिस द्वारा बनते हैं। किसके द्वारा, म्योसिस द्वारा बनते हैं। तो इन्हें कहते हैं एस्कोमाइसिटीज के सैकेरोमाइसिस ईस्ट में ये बनते हैं। अगला है बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर में ये कैसे, एक्सोजीनस म्योस्पोर होते हैं। इनमें जब स्पोर में म्योसिस क्रिया होती है तो म्योस्पोर बनते हैं, और जब माइटोसिस क्रिया उसके भाग में हो जाती है तो माइटोस्पोर बनते हैं। जो बेसिडियम फूले वो भाग को क्या कहते हैं, बेसिडियम से विकसित होकर के स्टिग्मेटा पर बनते हैं, जैसे बेसिडियोमाइसिटीज में। दूसरा अगला आखिरी नंबर है द्विकेंद्र की बीजाणु, बाइन्यूक्लिएटेड स्पोर। बाइन्यूक्लिएटेड स्पोर जो है किस किस में बनते हैं, द्विकेंद्र के। अब तक यूनिन्यूक्लिएटेड था, ये कैसे हो गया, बाइन्यूक्लिएटेड, द्विकेंद्र की। यानी एसिडियोस्पोर, यूरिडोस्पोर, टेल्यूरोस्पोर नामक स्पोर जो होते हैं बाइन्यूक्लिएटेड स्पोर होते हैं। जिन स्पोर के अंदर दो केंद्रक होते हैं वो बाइन्यूक्लिएटेड स्पोर कहलाते हैं, और जिनके अंदर एक केंद्रक होता है वो यूनिन्यूक्लिएटेड कहलाते हैं। और एग्जाम्पल है पक्सीनिया, यानी गेहूं के रस्ट में ये पाया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ से दो वर्ड और सीख लीजिए, पर वीडियो जो है ज़्यादा वैसे थी। क्लेमाइडोस्पोर के अंदर ये मोटी भित्ति वाले शुद्ध बीजाणु हैं जो कवक तंतुओं की कुछ कोशिकाओं में भोजन संचित करके फूल जाती हैं और क्लेमाइडोस्पोर बनाती हैं। ये कई वर्षों तक प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहते हैं। इस प्रकार से ये क्या करते हैं, जीवित रहते हैं। इसी प्रकार से वो आइडिया है, माध्यम में जल लवण शर्करा की अधिकता होने पर म्यूकर और कोप्रियम नामक कवक का ऑडियो बनाते हैं। बात समझ आ रही होगी, कुरेडिया। ठीक, धन्यवाद। इसके बाद अगली जो वीडियो होगी वो कवक किंगडम फंजाई की तीसरा पार्ट होगा। उसमें जाकर के आपका कवक जो है पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।